देखिए 3 एमसीक्यूज हमने स्टडी की है, तीनों में कंडीशंस डिफरेंट थी, फार्मूलाज डिफरेंट लगे, रिजल्ट्स डिफरेंट आए। हालांकि अक्सर लोगों को इन 3 फार्मूले अगर पेपर में आ जाए, 3 एमसीक्यूज, उनको इन तीनों में फर्क ही नहीं नजर आएगा, उन्हें लगेगा कि ये एक ही चीज थी। और अगर आप इस डिफरेंस को नहीं कर पा रहे तो फिर आप कभी भी कोई क्रिटिकल टेस्ट जो है उसको सक्सेसफुली आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। चलो ये अगरचे साइंटिफिकली इतना साउंड नहीं है, लेकिन इसका फायदा क्या है, अगर आपने कहीं पे भी 40 सेकंड में एमसीक्यू सॉल्व करना है तो सिर्फ इसी तरह ही होता है। अगर आप कोई और चीज लगाते हैं जैसे एफएससी लेवल पे करते हैं, फिर 15 मिनट में हो जाएगा जो आपके पास न्यूमेरिकल में होता है, लेकिन 40 सेकंड में नहीं होता। तो जो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके हवाले से ये डेमो सेशन है, जिसमें फ्री सेशन है, जिसकी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी। और आप लोगों को मैं इसलिए पहले से बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो, रिकॉर्डिंग करने से पहले यूजुअली पार्टिसिपेंट्स को बता देना चाहिए। तो सेशन जो है ये हमारा स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई पर्सन इसको यूट्यूब पे देख रहा है तो उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, हमारे सेशंस हमेशा कंटिन्यू रहते हैं। तो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप जो है वो इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। 3 चीज़ें मैंने कहनी है नए लोगों से जो जिन्होंने फ्रेश ज्वाइन किया है। एक तो ये चीज़ है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी जो है वो 34 लेक्चरर सेलेक्ट हो चुके हैं सिर्फ पंजाब के अंदर। और इसके अलावा 2 लोग ऐसे भी हैं जो होल्ड पे हैं, जिनकी उम्मीद है कि सिलेक्शन हो जाएगी, उनका नाम वेटिंग लिस्ट में। और बाकी जितने भी एकेडमीज हैं, अगरचे मुझे उन किसी को नाम लेके तो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको खुद भी देखनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं देखता हूँ अक्सर लोग जब सेशन स्टार्ट करते हैं वो अपनी फीस ही नहीं बताते। यहीं से उनकी नीयत का अंदाजा हो जाता है कि अगर एक बंदा अपनी फीस छुपा रहा है, वो आपको कन्वे ही नहीं कर रहा, तो इसका मकसद क्या है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरा ऐड होता है उसमें सबसे पहले जो है वो फीस डिस्प्ले हो रही होती है। दूसरी चीज़ जो है इसके साथ है वो ये है कि आप लोग जितने भी हैं जिन्होंने फ्री राब्ता किया है, आपको पता है कि मैंने आपसे कभी भी आपका डिटेल्स नहीं मांगी। बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं कि एक बंदा फ्री सेशन लेने आता है, उसके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बनाने के बाद उसकी डिटेल्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद कोशिश करते हैं कि इस तरीके से ही हमारे लोग इतने सेलेक्ट हो जाएं कि हम कहें कि जी हमारे इतने सेलेक्ट हो गए हैं। हालांकि एक बंदे ने सेशन लिया ही नहीं, वो फ्री सेशन के लिए एक दफा आया, आपने उसकी डिटेल्स ले ली, तो इसमें क्या कमाल। तो यहाँ पे जितने भी लोग फ्री हैं, मैंने किसी की भी डिटेल्स उससे नहीं ली। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज ये है कि जो मेरी कोशिश होती है कि हमेशा जो है वो हर पर्सन, जितने भी लोग हैं, उनको मिनिमम फीस के अंदर मैक्सिमम जो है वो प्रोवाइड किया जाए। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसका मकसद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स सीखें, चीज़ें लर्न करें। और हम शॉर्टकट्स नहीं बताते, हम फिजिक्स में वो जो क्रिटिकल एनालिसिस होता है ना, वो बताते हैं। अब अगर ये सेशन भी, आज का लेक्चर भी इवन आप कंप्लीट ले लेते हैं, तो इसमें काफ़ी चीज़ें मैं आपको क्रिटिकल एनालिसिस के हवाले से बता दूंगा जो आपके बड़े ज़्यादा काम आएंगी। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा डिटेल में अब नहीं जाते। हमने आज के सेशन में स्टडी क्या करना है। हमने देखना है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान किस तरह के रिलेशंस हो सकते हैं। और आमतौर पे लगता यह है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन बड़े आसान होते हैं, लेकिन समटाइम्स रिलेशंस कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। और अगर आपको वो अंदाजा नहीं है तो आप एमसीक्यूज में अक्सर मार खा जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने जो है वो बिल्कुल आसान रिलेशन से स्टार्ट करूं और उसके बाद उसको कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे लेके जाऊं। आवाज वगैरह आपको क्लियर आ रही है जी? आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा। जी जी सर, जी यस बिल्कुल क्लियर है। सर। जी सर, ओके। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने ये फर्स्ट एमसीक्यू शो हो रहा है और बहुत ही ज्यादा आसान बच्चों वाला एमसीक्यू है, जहां पे हमें ये बताया गया है कि मैथ्स जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स हैं और इनका मैथ्स जो है वो 3 किलोग्राम और 6 किलोग्राम है। फर्स्ट एमसीक्यू है इसलिए आसान है, आहिस्ता आहिस्ता हमने डिफिकल्टी की तरफ जाना है। तो यहाँ पे जो है वो आपके सामने ये दोनों जो हैं वो मैसेज दिए हुए हैं आपको। और बताया क्या गया है, आपको बताया गया है कि एक के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 12 न्यूटन है, जो लाइटर वाला है। तो यानी 3 किलोग्राम वाला जो मैस होगा, इस पे जो फोर्स लग रही है दैट इज 12 न्यूटन। 6 किलोग्राम जो हैवियर वाला है, उस पे आपको फोर्स फाइंड आउट करनी है। अब जब भी आपके सामने कोई एमसीक्यू होता है, आपको कंडीशंस खुद देखनी होती हैं कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है और उसी के साथ, सेम स्ट्रिंग के साथ आपने दोनों को अटैच किया हुआ है। तो जब सेम स्ट्रिंग के साथ दोनों अटैच होंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा?
सेम होगा सर। सेम होगा। तो यहाँ पे अब हम लॉ अप्लाई करेंगे F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए में हमारे पास क्या चीज जो है वो फिक्स हो गई है यहाँ पे? एक्सलेरेशन। एक्सीलरेशन। हाँ जी, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास फिक्स है। आमतौर पे मैथ फिक्स होता है, लेकिन इस कंडीशन में जो एमसीक्यू की है कि आपके पास डिफरेंट मैसेज हैं, लेकिन स्ट्रिंग एक है, वो एक साथ मूव कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी भी एक होनी है, उनका एक्सेलरेशन भी एक होना है, तो एक्सेलरेशन को फिक्स कर लिया। तो अब फोर्स और मैथ में आप रिलेशन देख सकते हैं, तो यहाँ पे फोर्स जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड हो जाएगी मैथ के। अब आप ये बताइएगा कि अगर मैथ को हम डबल करते हैं तो फोर्स क्या होने जा रही है? मैथ यहाँ पे 3 किलोग्राम से 6 किलोग्राम हुआ है, यानी क्या हुआ है? डबल हुआ है। तो डायरेक्ट रिलेशन का क्या मतलब होता है? एक चीज डबल होगी तो दूसरी क्या होगी? वो भी डबल ही हो जाएगी। तो ये सबसे सादा सा जो है, जो हम एबीसी से स्टार्ट करके हाईएस्ट लेवल तक किसी वीडियो में इंशाल्लाह जाएंगे। तो 12 न्यूटन जो है ये हमारे पास थी, तो अब इसको अगर हम डबल करते हैं तो ये कितनी हो जाएगी? 24 न्यूटन हो जाएगी। तो डायरेक्ट रिलेशन का हमने सबसे आसान एक कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी कर लिया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे कंप्लीट हो गया। किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है जी। एक और चीज काफी लोग मेरे से पूछते हैं, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे काफी सारे सवालों के जवाब दे दूं एक ही दफा। तो एक ये चीज पूछते हैं कि सर आप जो है ना वो गूगल मीट पे क्यों सेशन लेते हैं, उस पे क्यों नहीं लेते जूम पे? जूम का जो फॉर्मेट है ना वो इस तरह का होता है कि एक बंदा बात कर रहा हो, कोई और बात करता है ना, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। गूगल मीट इस लिहाज से अच्छा है कि आप सारे बात कर रहे हैं, आप सारे एक वक्त में स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से डिस्कशन होती है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जो साथ पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिस्कशन में ज्यादा पार्ट प्ले करें। आमतौर पे हम अपना सेशन रिकॉर्ड नहीं करते, आज बताया हुआ है, तो आज मुझे लगता है कि उतना जो है वो शायद पार्टिसिपेशन नजर नहीं आएगी। मैं खुद भी थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ लाइव सेशन की वजह से उस तरह से, तो लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग भी डेफिनेटली, वो चीज़ हर इंसान के साथ होती है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। तो हमें यहाँ पे जो एमसीक्यू है इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या बताया हुआ है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा टाइम बचाते हुए, कि 700 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है, दूसरी कार है 1400 किलोग्राम। अब जो आपके पास है लाइटर कार, यानी जो 700 किलोग्राम वाली कार है, उसकी जो स्पीड है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपने स्पीड फाइंड करनी है इसकी, और आपको क्या कंडीशन यहाँ दी गई है सवाल में, क्या कंडीशन है बताइएगा जी? मोमेंटम सेम है। मोमेंटम सेम है। तो अगर मोमेंटम सेम होता है तो हम फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास यहाँ पे मैसेज दिए हुए हैं, वेलोसिटीज हैं, मोमेंटम हमें सेम कहा गया है, तो हम फार्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू mv। अब मोमेंटम यहाँ पे सेम हो गया, फिक्स हो गया। तो हमेशा इक्वेशन में जब आपने रिलेशन स्टडी करना है तो आपने किसी ना किसी चीज को फिक्स करना है, तभी रिलेशन स्टडी होगा। तो यहाँ पे मैस और वेलोसिटी आ रही है। अब आप मुझे बताएंगे कि मैस और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा? यहाँ पे डायरेक्ट होगा, इनवर्स होगा, क्योंकि देखें जब दो चीजों का प्रोडक्ट फिक्स है ना, तो इसका मतलब है उनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है। या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर यहाँ से वेलोसिटी का फार्मूला मैं निकालूं तो ये मेरे पास P/m आ जाएगा। तो अब देखें, अब यहाँ पे आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऊपर है, मैस नीचे है, और यहाँ से जो है वो हम क्या करते हैं, इसको इनवर्स रिलेशन देखते हैं कि अब मैस और वेलोसिटी के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। कंडीशन क्या है कि ये तब रिलेशन होल्ड करेगा जब मोमेंटम फिक्स होगा। यहाँ पे मोमेंटम क्या है? फिक्स है। तो आप देख रहे हैं आप मैस क्या हो रहा है? 700 डबल हो रहा है। तो जब इनवर्स रिलेशन हो, एक चीज डबल हो जाए तो दूसरी क्या होती है? हाफ हो जाएगी। हाफ हो जाती है। तो यहाँ पे हमने दूसरे स्टेप पे चले गए। पहले हमने डायरेक्ट रिलेशन देखा था सिंपल, अब हमने इनवर्स रिलेशन देखा, और जब हम 20 को हाफ करेंगे तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट कीजिएगा जी। हो गया? यस सर। हाँ जी, उसके बाद हम आगे सर चलते इसको हैं। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि दोनों का मोमेंटम चूंकि सेम है, तो 20 को 700 से मल्टीप्लाई करें तो 14 के आता है हमारे पास, तो उधर से फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 के बन जाएगा। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने मोमेंटम को सेम करना है, तो 1400 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? लेकिन असल में बात यह है कि हमारी वीडियो का टॉपिक ये नहीं है, ये हमारा गोल नहीं है। ये हम गोल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। ये हमारे पास रास्ते में एक सीढ़ी है जो हमने यूज की है।
अब उसके बाद हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन की तरफ जाते हैं। टू स्फीयर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। जब भी आपने किसी भी एमसीक्यू को रीड करना है तो उसमें आपको ये चीज देखनी होगी, जब सेम मटेरियल का वर्ड आएगा तो उससे क्या कंक्लूड करेंगे आप? डेंसिटी सेम। हाँ जी, जब सेम मटेरियल का वर्ड आएगा तो इसका मतलब आपने फौरन ले लेना है कि मटेरियल प्रॉपर्टीज जितनी भी है ना वो यहाँ पे उनको आपने सेम रखना है। बहुत सारी मटेरियल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है, यंग्स मॉडुलस है, और इसी तरह से जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी है। ये सारी मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं, ये सेम होंगी। अब डेंसिटी भी इन मटेरियल प्रॉपर्टीज में से है। फिर आप देखेंगे कि जो चीज आपके लिहाज से कौन सी मटेरियल प्रॉपर्टी रेलिवेंट है। अब यहाँ पे आप रेडियस की बात कर रहे हो, मैस की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे जो मटेरियल प्रॉपर्टी रेलिवेंट है दैट इज डेंसिटी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डेंसिटी जो है वो फिक्स होगी। अब आपको जो है यहाँ पे मैस और डेंसिटी के दरमियान कोई रिलेशन चाहिए, तो मैस और डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट। हाँ जी, डायरेक्ट रिलेशन भी होता है, लेकिन मैस इज एक्चुअली इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो अगर हम स्फीयर के रेडियस वॉल्यूम का फार्मूला पुट करें तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से 4/3 पाई आर क्यूब आ गया, ये रो आ गया। अब डेंसिटी की वैल्यू मैंने रखी है, वॉल्यूम मैंने पहले बाद में लिखा था, मैंने थोड़ा पहले कर दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा लेकिन स्टिल इजी है। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं जो कि फिक्स हैं, जो बदलने नहीं वाली। मिसाल के तौर पे 4/3 है, क्या है? फिक्स है। फिक्स है। पाई है, ये क्या फिक्स होता है, चेंज होता है? फिक्स। फिक्स है। डेंसिटी है, ये क्या होती है इस केस में? फिक्स है। हमेशा फिक्स नहीं होती, इस केस में फिक्स है। तो मैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ गया। अच्छा, अक्सर लोग जो है ना वो जब कोई भी टेस्ट करने जाते हैं उसमें गलती क्या करते हैं कि वो कहते हैं जी नोट्स दे दें हमें कोई। तो यहाँ पे मेरा जो पहला सेशन होता है उसका मकसद ये होता है कि नोट्स लेने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि नोट्स आपको मिस गाइड करते हैं। यहाँ पे देखें मैथ्स और आर क्यूब डायरेक्टली रिलेटेड है, हम कहीं और जाके देखेंगे तो वहां पे कुछ और रिलेशन होल्ड कर रहा होगा। तो एक्चुअली आपको सिचुएशन एनालाइज करनी सीखनी है। फार्मूले बड़े थोड़े से हैं, मेरा ख्याल है सभी लोगों को ये स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला ऑलरेडी आता होगा। तो मैथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो अब यहाँ पे देखें कि रेडियस के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे बी का जो रेडियस है वो ट्वाइस ऑफ ए है, यानी ए का रेडियस अगर आर है तो बी का रेडियस क्या है जी? 2r। अब मुझे बताएं कि जब मैस रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करेगा तो अगर रेडियस डबल हो जाए तो मैस कितने टाइम्स होगा? 8 टाइम। हाँ जी, यहाँ पे आपने देखना है कि क्यूब आ रहा है। जब क्यूब के साथ आप रिलेशन देखते हो ना, बाकी सारा तो फिक्स था, वो तो अंदर से निकल गया। प्रोपोर्शनलिटी में अब क्यूब है तो अब आप देखोगे कि डबल हो रहा है। कि कोई ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपने जस्ट जितना टाइम्स बढ़ा है वो लिखना है और ऊपर जो पावर है इसके ऊपर दैट इज 3 वो लिखनी है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो मैथ्स आपके पास कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा। 8 टाइम्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर पहले 3 किलोग्राम है तो 3 किलोग्राम को अब 8 टाइम्स करते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे, क्या आंसर आएगा? 24। 24 किलोग्राम। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, और इसको स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया है। टाइम पीरियड है, एक मैस अटैच किया है, डुप्लीकेट स्प्रिंग, एक मैस था उसको हमने अटैच किया हुआ था और एक ही स्प्रिंग था और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के था। उस वक्त टाइम पीरियड जो था वो टी आ रहा था और टी कितना था? 2.00 सेकेंड। अब आपसे यहां पूछा ये जा रहा है कि अगर हम एक और स्प्रिंग अटैच कर दें पहले वाले स्प्रिंग के साथ उसके पैरेलल में, मतलब अगर हमारे पास इस तरह से कंडीशन है, सपोज ये कोई फिक्स स्पोर्ट है, इसके साथ स्प्रिंग लगा हुआ था, इसके साथ मैस लगा है, मैस जुड़ा हुआ है। तो अब हमें कहा जा रहा है कि अगर हम इसी तरह इस वक्त जो टाइम पीरियड है दैट इज 2.00 सेकेंड, अब हम इसी तरह का अगर एक स्प्रिंग इसके साथ पैरेलल में लगा देते हैं ऐसे, तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? हाँ जी, किसी ने हैंड रेज किया, पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। वैसे मैं यही पसंद करता हूं कि आप सवाल डायरेक्ट पूछ लें अगर पूछना चाहते हैं। इंक्रीज कर जाएगा सर? हाँ जी, टाइम पीरियड यहाँ पे इंक्रीज नहीं करेगा, इसको हम देखते हैं अभी कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो सॉरी ये है सर, कि आपके पास जो करेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला उस पे जाएं
तो के इक्वलेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है? अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग है पैरेलल में लगे हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड होते हैं K1 प्लस K2। अब चूंकि हमारा जो है ये सेशन ये स्प्रिंग्स के ऊपर नहीं है इसलिए हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट ये याद रख लेंगे पैरेलल में होंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड होंगे, सीरीज में होंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट्स के रेसिप्रोकल ऐड होंगे। तो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट्स को ऐड करें आपके पास तो जो K है वो पहले वाले इसको जो है वो हम कहते हैं पहले अगर K इक्वलिटी कह लें आप दोनों का, तो दोनों चूंकि डुप्लीकेट हैं और डुप्लीकेट स्प्रिंग अटैच किया उसी तरह का अटैच किया तो K1 और K2 नहीं लेंगे, सिंपली K ही दोनों को कंसीडर करेंगे तो K प्लस K जो है वो 2K हो जाएगा। इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है? स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। यस सर। जब दो स्प्रिंग लगा दिए स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो गया। अब इसी चीज को हमने रिलेशन में लेके जाना है, टाइम पीरियड का जो हमारे पास रिलेशन है T इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k। 2 पाई इंटू m ओवर k। तो यहां से जो है वो आप देखें कि ये जो k है ये आपके पास m ओवर k में आ रहा है। अब आप ऐसा करें यहां से कि k को डबल कर लें और बाकी सारी चीजें देखें तो फिक्स है, मैथ्स आपने चेंज नहीं किया, पाई चेंज नहीं किया, 2 चेंज नहीं किया, तो सिर्फ टाइम पीरियड में और k में रिलेशन है। तो अब एक चीज डबल हो रही है जो कि डिनोमिनेटर में। तो हमने पहले देखा था कि अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में डबल होती है तो t जो था वो क्या होता, इससे t/2 हो जाता था पहले। लेकिन अब चूंकि सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। इस पूरे के ऊपर अब चूंकि स्क्वायर रूट है, हाँ जी आप ऐसा करें, आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, आपको स्क्रीन शो हो जाएगी। इस पूरे के ऊपर चूंकि स्क्वायर रूट है तो k के स्क्वायर रूट के साथ रिलेशन है, इसका मतलब है जो भी k में वेरिएशन आएगी ना उसके ऊपर आपको स्क्वायर रूट लगाना होगा। तो टाइम पीरियड पहले कितना था? 2.00 था या 2 था, सिंपली 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? स्क्वायर रूट 2 आता है। Square root 2. 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये आपके पास इसको 1.41 करेंगे 1.41 सेकंड्स आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हमने काफी हद तक सिंपल एमसीक्यूज जो थे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर यहाँ पे स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। उस केस में हम फिर वो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1 ओवर k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 ओवर k1 प्लस 1 ओवर k2। हाँ जी, उस केस में हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे। ओके सर, तो हम कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो रेजिस्टेंसेस की तरह ऐड होते हैं। हाँ जी, स्प्रिंग कांस्टेंट्स जो है वो इनका जो बिहेवियर है रेजिस्टेंसेस वाला नहीं है, कैपेसिटेंसेस वाला है। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, उसके बाद हमें यहाँ पे बहुत ही आसान एमसीक्यू है, ज्यादा टाइम नहीं जाया करेंगे। हमें बताया गया कि एक मास m है, एक 2m है, दोनों की स्पीड सेम है, v यहाँ पे फिक्स है। काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, क्या रेशो होगी? काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होगा जी? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मास के साथ अगर वेलोसिटी फिक्स होती है 1/2 तो है ही फिक्स है, तो मास के साथ क्या रिलेशन हो गया इसका? जल्दी बताइए। डायरेक्ट रिलेशन। तो अगर मास डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डबल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी k है तो यहाँ पे 2k होगी, यहाँ पे 1 है अगर तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो रेशियो वाइज क्या बनी? 1:2, मतलब डबल हो रही है ना, यहाँ पे जितनी है उसकी दुगनी इधर। तो अगर निस्बत में कहेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ पे 2, तो इस लिहाज से 1:2 जो है यहाँ पे आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब जितने भी एमसीक्यूज आएंगे वो सारे पेयर्स में आएंगे। अब देखें यही एमसीक्यू लेकिन जरा सी स्टेटमेंट बदल गई है। अब हमें कहा गया है कि एक ही चीज थी वो दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुई है, टूटी है। एक का मास m है, दूसरे का 2m है। एक चीज थी फटी, दो टुकड़े हुए, तो दोनों टुकड़ों में जब डिवाइड हुई तो काइनेटिक एनर्जीज के दरमियान क्या चीज क्या रेशो होगी ये पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या वेलोसिटी फिक्स होगी, आपको बताया गया है ऐसा कुछ या नहीं बताया गया? मोमेंटम से यहाँ पे वेलोसिटी फिक्स नहीं होगी, मोमेंटम फिक्स होगा। जब भी एक चीज दो पार्ट्स में डिवाइड होती है ना तो उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जब हम इक्वेट करते हैं, पी आई को हम इक्वेट करते हैं पी एफ के साथ, तो उस कंडीशन में क्या होता है
कि हमारा इनिशियल मोमेंटम तो 0 होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो था वो इनिशियली स्टेशनरी था, तो फाइनल मोमेंटम जो है वो भी हमारे पास नल वेक्टर के बराबर होगा। तो P1 प्लस P2 कह लें, दोनों बॉडीज का जो मोमेंटम है उसका सम जो है वो नल वेक्टर होगा इन वेक्टर फॉर्म। अब अगर हम इसको P2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो यहाँ पे हमारे पास P2 और P1 में रिलेशन आ जाता है कि P2 इज इक्वल टू माइनस P1। तो यहां से आप देखो कि दो वेक्टर्स हैं, उनके अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैग्नीट्यूड में अगर हम देखेंगे तो P2 और P1 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी यहां से क्या रिजल्ट निकला कि यहां से P सेम होगा। जब P सेम हो तो काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, P स्क्वायर ओवर 2m इस्तेमाल करेंगे। तो जब आपने P स्क्वायर ओवर 2m इस्तेमाल किया तो अब काइनेटिक एनर्जी में और मास में क्या रिलेशन आ रहा है, P तो आपका फिक्स है, सेम है, ऑलरेडी हमने बताया है। इनवर्स तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन हो गया। अब यहाँ से देखें चीजें ट्रिकी होना शुरू हुई हैं कि यहाँ से जो है वो आपने पहले देखा था पिछले एमसीक्यू में क्या था, काइनेटिक एनर्जी मास के साथ डायरेक्टली रिलेटेड थी। यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी मास के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। फिजिक्स में कोई बात हरफे आखिर नहीं होती। क्या चीज होती है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में कोई चीज कैसे हो रही है। तो मतलब ये कि जब इनवर्स रिलेशन होगा तो मास बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा, कम हो जाएगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, हाफ हो रही है, तो हम कहेंगे कि अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी को जिसकी कम है उसको 1 कहें, तो जिसकी ज्यादा है इसको हमें 2 कहना पड़ेगा। हाफ हो रही है ना, यानी 2 से 1 हो रही है, तो रेशो क्या आएगी, ऑप्शन सी आएगा, 2:1 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट करना चाहें तो जल्दी कर लीजिएगा। हो गया जी, हाँ जी। उसके बाद अब हम नई फाइल की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज खत्म हो गए हैं, और वजह यह है कि आगे जितने भी एमसीक्यूज हैं वो ज्यादा ट्रिकी हैं, उनको एक तरीके से एक साथ रखा गया है। तो ये हमारे पास नई फाइल आ गई है। हाँ जी, अब हमारे पास एक सवाल, सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला होता है जी, किसी ने पढ़ा हुआ है, Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। तो यहां से अब देखिएगा कि ये फार्मूला जो है वो किस किस तरह अप्लाई होता है। 3 एमसीक्यूज हम यहाँ करेंगे, तीनों सेंट्रीपिटल फोर्स के होंगे, तीनों में हम रेडियस को डबल करेंगे, तीनों में जवाब डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो बताया हुआ है, एक कार है वो मूव कर रही है सर्कल में, रेडियस पहले 500 मीटर था, अब कितना हो गया, 1000 मीटर हो गया। तो रेडियस क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। जब रेडियस डबल हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स पूछी गई है कि वो क्या हो रही होगी, पहले 100 न्यूटन थी, अब कितनी हो जाएगी, 50। तो यहाँ से आप देखें तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर है। और यहाँ पे आपने देखा है कि सवाल की कंडीशन क्या है, गाड़ी वही है या बदल गई है, सेम सेम है। तो मैस फिक्स होगा, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बदलता तब तक उसका मैस चेंज नहीं होता, मैस फिक्स होगा। वेलोसिटी जो है वो क्या होगी जी, स्पीड के साथ वेलोसिटी जो है वो बताया हुआ सेम स्पीड है, तो इसका मतलब है कि स्पीड की जगह पे हमने क्या करना है, इसको भी फिक्स कर लेना है। तो अब आसान हो गया हमारा, फोर्स जो है वो डायरेक्ट किसके साथ रिलेट हो रही है, रेडियस के साथ, इनवर्स रिलेशन है। तो रेडियस डबल हो रहा है तो फोर्स क्या होगी जी, हाफ हो जाएगी। अच्छा, अब यहां से आपने ये देखा कि यहाँ पे फोर्स रेडियस जब डबल होता है फोर्स हाफ होती है इस केस में। तो 100 न्यूटन को अगर हाफ करें तो जवाब क्या आएगा, 50 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अच्छा, अब मैं जो कॉमन चीज बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस तरह के एमसीक्यू देखा होगा, वो इससे नतीजा निकाल लेंगे कि जहां पे भी रेडियस डबल हो जाए वहीं पे फोर्स क्या हो जानी है, सेंट्रीपिटल फोर्स हाफ हो जानी है। ऐसे नहीं होता। अभी हम आगे एक नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे और उसके बाद तीसरा भी देखेंगे उसी तरह का। अब यहाँ पे देखें, हमें एक सिचुएशन बदल दी है, हमें कहा गया है कोई टर्न टेबल है ऐसे घूम रहा है। अब जब ये घूम रहा है, इसके सेंटर में जो है वो सेंट्रल पॉइंट के अराउंड घूम रहा है, इसके ऊपर दो आइडेंटिकल कॉइन्स है। आइडेंटिकल कॉइन्स जब कहते हैं तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी सेम होती है, इस सिचुएशन में मटेरियल भी सेम होगा लेकिन मास भी सेम होगा। यहाँ पे ज्यादा जब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है ना, तो आपको पता है कि ऑलरेडी हम ये टर्म्स डिसाइड कर रहे हैं, तो वीक तो सेम नहीं होगा, आइडेंटिकल कॉइन्स भी डिफरेंट स्पीड से घूम सकते हैं, डिफरेंट रेडियस हो सकता है, लेकिन उनका मास सेम होगा। तो मास सेम है यहाँ पे।
और फर्स्ट कॉइन के लिए रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले के लिए क्या है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो अब आप देखें कि रेडियस क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। यहाँ पे पहले वाले केस में आर है, दूसरे वाले केस में क्या है 2r है उस कंपैरिजन में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर मैं ये रिलेशन लगाऊं, कहूं कि जी सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्टेंस डबल होने से सेंट्रीपिटल फोर्स हाफ हो जाती है, यहां लग सकता है या नहीं लग सकता? ये पहला कॉइन हो गया जो कि करीब है, ये दूसरा कॉइन है जो थोड़ा बाहर पड़ा है, जिसका फासला ज्यादा है। एक ही टेबल पे एक साथ ही घूम रहे हैं, ये इधर को घूम रहा है, ये इधर को घूम रहा है, पूरा टेबल घूम रहा है ना, कॉइन भी घूम रहे हैं। उनके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स रेजिस्टेंस की वजह से प्रोवाइड हो रही है। तो यहाँ पे क्या फार्मूला लगाऊं मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का, जी बताइएगा। हाँ जी, यहाँ पे जो सूटेबल फार्मूला होगा वो होगा mr ओमेगा स्क्वायर। अब अगर सपोज करें कि आप लगा बैठते हैं F इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, तो यहां से ये फार्मूला जो है ये काम करने नहीं वाला। क्यों काम नहीं करने वाला? उसकी वजह क्या है कि दोनों की स्पीड सेम नहीं होगी। टेबल घूमेगा, टेबल एक रेवोल्यूशन करेगा, जो सिक्का सेंटर के करीब है वो छोटा सर्कल घूम रहा है, उसने कम फासला तय किया है। जो बाहर वाला सिक्का है उसने बड़ा सर्कल कवर किया है, उसने ज्यादा फासला तय किया है। तो बाहर वाले सिक्के की स्पीड ज्यादा है, अंदर वाले की कम है, तो यहाँ पे v फिक्स ही नहीं है। जब v फिक्स ही नहीं है तो यहाँ से ये मैं कंक्लूड कर लूं कि फोर्स और रेडियस इनवर्सली रिलेटेड है, तो बात गलत हो जाएगी ना। तो यहाँ पे क्या है कि पूरी जब रिजिड बॉडी घूम रही होती है, ये रिजिड बॉडी है जो टेबल है, रोटेटिंग टेबल है, तो इसके ऊपर जब ये सिक्के घूम रहे हैं रिजिड बॉडी पे, तो पूरी रिजिड बॉडी के लिए जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी सेम होना है, एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होनी है, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम। अब इस वक्त हमारे काम की कौन सी बात है, सिर्फ ओमेगा से, ये हमारे काम की बात है। तो फिर हम ये वाला एक रिजल्ट लगाएंगे। तो अब इस रिजल्ट में देखें ओमेगा भी फिक्स हो गया, मैथ्स पहले ही फिक्स है क्योंकि कॉइन्स क्या है आइडेंटिकल है, हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या रिलेशन आएगा रेडियस के साथ, डायरेक्ट रिलेशन आएगा। तो डायरेक्ट रिलेशन आने का मतलब यह है कि अब सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्टेंस डबल होने से सेंट्रीपिटल फोर्स हाफ नहीं होगी बल्कि क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे 2f जो है वो आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट करना चाहें फौरन से कीजिएगा, मेरा ख्याल है कर लिया होगा अब तक आपने। अब सर हम ये आइडेंटिकल कॉइन में रेडियस हमारे पास अगर ना हमें गिवन हो तो फिर सेम होगा? नहीं, आइडेंटिकल कॉइन्स में ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह पे पड़े हो उनका रेडियस सेम हो। तो जब हम वैसे भी हमें बताया गया है ना, तो यहाँ पे इस तरह के सवाल में बताया जाएगा। जो बार बार ये सवाल जनरेट होता है कि इसकी जगह ये हो जाए तो फिर क्या होगा। तो अगर रेडियस गिवन नहीं होता तो फिर ये एमसीक्यू इसी पूरी स्टेटमेंट के साथ गलत होगा, फिर कोई नतीजा नहीं निकाल सकते। उसके बाद अब आपके सामने एक बहुत ही टेक्निकल एमसीक्यू है, जिसके लिए आपको फिजिक्स पे काफी अगर अबूर है तो आप मेरा ख्याल है इसका अंदाजा आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई है, यहाँ पे हमें फोर्स को F कहना था, यहाँ पे 100 लिख दिया है स्क्रीन को लिखते हुए। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो F के बराबर है। हमें ये बताया जा रहा है क्या है, हम रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन अराउंड ए सैटेलाइट इन स्पेस एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इज F। कि एक ऑब्जेक्ट है वो स्पेस में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और वो जब सर्कुलर मोशन स्पेस के अंदर परफॉर्म कर रहा है तो उसकी जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन जो है वो F है। जब कोई चीज सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है, टेंशन जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रिंग के साथ आपने कोई चीज बांधी हुई है, उसमें स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो FC यहाँ पे आपको बताई गई है कि F है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग तो है, ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, हम कोशिश करेंगे अपने हाथ को फिक्स ही रखें, ज्यादा मूव ना करवाएं। इफ द स्ट्रिंग इज रिलीज्ड वेरी स्लोली, हमने स्ट्रिंग को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा, जाहिर है वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है सर्कल में, तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, बाहर जाने की कोशिश कर रहा है ना। हमारे हाथ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है। अगर हम आहिस्ता आहिस्ता रस्सी ढीली छोड़ते जाएं बहुत आहिस्ता आहिस्ता, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का रेडियस बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। तो सपोज करें कि हमने रस्सी छोड़ते गए, रेडियस जो है वो डबल हो गया। अब इस केस में क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ, और फार्मूला कौन सा लगेगा? इस केस में डिक्रीज होगी सर। हाँ जी, सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज होगी, लेकिन फार्मूला कौन सा लगेगा, सवाल ये है, बड़ा क्रिटिकल है। mv स्क्वायर और r।
mv² ओवर r लगा सकते हैं, तो उसमें फिर क्या होगा, v को फिक्स मान लेंगे आप? नो सर। चले हम दो तरीके से करते हैं, एक mv² ओवर r भी लगा सकते हैं, अभी हम mr ओमेगा² लगाते हैं। तो यहां से अब मुझे बताएं कि इस फार्मूले को मैं यहां से कैसे आगे लेके चलूं। चले मैं आपको बताता हूं, मैं इसको क्या करता हूं, mr ओमेगा² को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं m इंटू r क्यूब के साथ, और डिवाइड भी कर देता हूं mr क्यूब से। अब जब मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर क्या बनेगा, m² r4 ओमेगा², नीचे क्या बना, mr³। अभी तक कुछ अंदाजा को हो गया होगा। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जो असल चीज पकड़ने वाली है कि जब रस्सी को छोड़ रहे हैं तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व रहेगी, चेंज नहीं होगी। चले मैंने लफ्ज बोल दिया, आपके लिए आसानी होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। जब आप रस्सी को छोड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो आप ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रल फोर्स लगा रहे हैं। हाँ जी आमना बताइएगा। टेंशन जो होगी वो कम हो। हाँ जी टेंशन तो कम होगी, लेकिन यहाँ पे आप सेंट्रल फोर्स लगा रहे हैं, और सेंट्रल फोर्स में आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। जब भी आपके पास फोर्स, सेंट्रल फोर्स होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल लगेगी, तो उस केस में क्योंकि रस्सी को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे तब भी आप कुछ ना कुछ रस्सी अपनी तरफ ही खींच रहे होंगे ना, तो फोर्स जो है वो सर्कल के सेंटर की तरफ ही लग रही होगी। तो इस सूरत में भी एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, आई ओमेगा, और आई की जगह हम आई की वैल्यू पुट करें पार्टिकल के लिए, mr² होती है, तो mr² ओमेगा। एल का स्क्वायर क्या होगा, m² r⁴ ओमेगा²। r4 ओमेगा²। अब ये आपके पास ऊपर क्या लिखा हुआ है, l² लिखा हुआ है, नीचे क्या है, mr³। अब इस फार्मूले में आप कह सकते हैं कि कुछ चीजें फिक्स रहेंगी। क्या क्या फिक्स रहेगा यहाँ पे, मास, एल भी फिक्स रहेगा क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन पड़ी हुई है आपने सेंट्रल फोर्स में, और मास भी फिक्स रहेगा। और इस वजह से जो है वो इन दोनों के फिक्स रहने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो r³ के साथ यहाँ इनवर्सली रिलेटेड होगी। तो यानी अगर यहाँ पे रेडियस डबल होता है तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स कम हो जाएगी, f से f/8 हो जाएगी। तो इनमें से कोई भी आंसर यहाँ पे करेक्ट नहीं है, नन ऑफ द अबव। f/8 यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा। तो देखें 3 MCQs हमने स्टडी की है, तीनों में कंडीशंस डिफरेंट थी, फार्मूलाज डिफरेंट लगे, रिजल्ट्स डिफरेंट आए। हालांकि अक्सर लोगों को इन 3 फार्मूले अगर पेपर में आ जाए, 3 MCQs, उनको इन तीनों में फर्क ही नहीं नजर आएगा, उन्हें लगेगा ये एक ही चीज थी। और अगर आप इस डिफरेंस को नहीं कर पा रहे तो फिर आप कभी भी कोई क्रिटिकल टेस्ट जो है उसको सक्सेसफुली आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सर क्या हम कह सकते हैं कि ये जो न्यू फार्मूला है l² और mr³ ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फार्मूला है? हाँ जी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है, और ये तब लगेगा जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो, तो तब ये वाला फार्मूला आप लगाएं। बहुत अच्छी आपने यहाँ से समराइज किया इस बात से कि इस हमें ये फार्मूला भी याद रखना चाहिए, और इसको तब अप्लाई करना चाहिए जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो, फोर्स सेंट्रल हो, टॉर्क अप्लाई ना हो रहा हो ऑब्जेक्ट पे, तो उस केस में जो है ये फार्मूला अप्लाई होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक और, हाँ जी सर इससे जो पिछले MCQ था उसमें ओमेगा फिक्स कैसे हुआ है, सर इससे पिछले MCQ? हाँ जी, मैंने बताया कि जब रोटेटिंग टेबल रोटेट कर रहे हैं ना, कोई भी रिजिड बॉडी रोटेट करती है, तो ये नहीं होता कि अगर आपका देखें साइकिल का पहिया घूम रहा है ना, तो ये नहीं होगा कि उसके अंदर एक तार तो एक रेवोल्यूशन पूरी कर ले और दूसरी ने अभी आधी रेवोल्यूशन की हो, सारा पहिया एक जितना ही घूमेगा ना। तो एक जितना घूमने का मतलब है सारे पहिए की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। उसी तरह टर्न टेबल है तो वो भी रिजिड बॉडी है, उसमें भी सारे के सारे पॉइंट्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। जो पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे सिक्का पड़ा है इसकी भी वही एंगुलर वेलोसिटी है, इसकी भी वही है, तो इसलिए ओमेगा यहाँ पे फिक्स है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमें कहा गया है कि इफ बाय सम प्रोसेस अर्थ एक्सपेंड्स एंड इट्स रेडियस बिकम्स डबल। अब आर जो है डबल हो रहा है, लेकिन ये फार्मूला, ये अब सेट ऑफ MCQs नया आ गया, वो 3 MCQs पीछे रह गए हैं। यहाँ पे आर डबल हो रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्कस कर रहे थे, अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करेंगे।
जी इज इक्वल टू क्या होता है जी? GM over R square। GM over R स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो रेडियस डबल हो रहा है। वैसे हमने ऊपर स्मॉल r लिखा, अब यहाँ पे नीचे भी स्मॉल r कर देते हैं। वैसे नॉर्मली हम इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप बताएंगे जब अर्थ एक्सपैंड करेगी मैथ के साथ क्या होगा? कोई भी चीज एक्सपैंड करे उसके मैथ के साथ क्या होता है? सेम रहेगा सर। फिक्स रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता। तो G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर यानी रेडियस ऑफ अर्थ। हम क्या करते हैं, इसको चलें कैपिटल R ही करने की कोशिश करते हैं, गलत बात ना ही करें चाहे टाइम लग रहा है तो G इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट जो भी है। तो जब मैस फिक्स होता है तो यहाँ पे आप देखें कि रेडियस क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो जब रेडियस डबल हो रहा है तो जी के साथ क्या रिलेशन होना है, 2 का स्क्वायर करेंगे ना, जी से जी बाय 4 हो जाएगा। तो जी बाय 4 करें, 9.8 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है 10 को 4 से तकसीम करें तकरीबन 2.5 जवाब आता है। तो ये 2.45 आएगा, दैट इज ऑप्शन बी। स्क्रीनशॉट करना चाहें तो फौरन से कर सकते हैं। कोई सवाल पूछना चाहें तो मोर देन वेलकम होगा। सर यहाँ पे मैथ्स कैसे फिक्स रहेगा? हाँ जी, मैंने बताया कि जब कोई चीज एक्सपैंड करती है तो उसका मैथ चेंज नहीं होता। जनरली अगर अर्थ के बारे में कह रहे हैं ना कि अर्थ एक्सपैंड कर रही है, तो एक्सपेंशन का मतलब है कि जो मैथ है उसी को लेके फैल रही है, तो फैलने से उसका मैथ नहीं चेंज होगा। सर कैसे है कि अर्थ एक्सपैंड करती है ना, कर रही है? नहीं, अर्थ एक्सपैंड नहीं कर रही, ये जस्ट एमसीक्यूज होते हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए दिए जाते हैं। The value of gravitational acceleration on the surface of a planet having density same as Earth। प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी अर्थ वाली ही है। जरूरी नहीं कि पेपर में यही कहें कि डेंसिटी सेम है, ये भी कह सकते हैं कि वो प्लैनेट जो है उसी मटेरियल का बना है जिसकी अर्थ बनी है, तो फिर क्या नतीजा होगा, फिर भी डेंसिटी सेम होगी। उसका रेडियस क्या है, अर्थ के रेडियस से ट्वाइस है। अब जी का फार्मूला बताइएगा जी, हमने क्या लगाया था, जी इज इक्वल टू GM by R square over R square। GM over R स्क्वायर। अब मुझे बताएं इस केस में मैथ फिक्स होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। कितने टाइम्स चेंज होगा? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स चेंज हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे किया था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये सर आई थिंक मैथ सेम रहेगा क्योंकि डेंसिटी भी सेम है ना। नहीं, जब डेंसिटी सेम रहेगी, देखिए मैं वो चीज नहीं डिस्कस करना चाहता जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ ना। तो ये आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है। यहाँ पे हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि इस केस में क्या है जी, मैथ क्या होती है, 8 टाइम्स होता है। डेंसिटी वही रहे, रेडियस डबल हो जाए तो मैथ 8 टाइम्स हो जाता है। देखिए ना, 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों आयरन के बने हैं सपोज, और दोनों में से एक छोटा एक बड़ा है, तो मैथ सेम तो नहीं ना होगा। एक क्रिकेट बॉल है वो छोटी सी है, एक क्रिकेट बॉल बड़ी बनाई हुई है, तो दोनों का मैथ बराबर हो ये जरूरी तो नहीं ना। खासतौर पर अगर डेंसिटी सेम होती है तो फिर मैथ चेंज होगा, और यहाँ पे मैथ 8 टाइम्स ही होगा। ये इस तरीके से, ये हम इसकी बेस पे चल रहे हैं वहां पे। तो ये मेरा ख्याल आपने देख लिया। अब तो अब हम आगे इस रिजल्ट को कोड करेंगे और हम कहेंगे कि यहाँ पे हमने अभी जो है वो 8 टाइम्स किया है, तो मैथ यहाँ पे रेडियस डबल हो रहा है, डेंसिटी सेम है, मैथ कितने टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स हो गया। रेडियस कितने टाइम्स हो रहा है जी, अभी बताया है, डबल हो रहा है। जब डबल होगा तो आर स्क्वायर कितने टाइम्स होगा, आर का स्क्वायर है ना, 4 टाइम्स हो जाएगा। अब देखो, दो चीजें आपके पास, ऊपर वाली चीज 8 टाइम्स का रिजल्ट दे रही है, नीचे वाली 4 टाइम्स का। तो ऊपर वाली चीज को मैं देखूं तो मैं कहता हूं कि जी जो है उसको 8G हो जाना चाहिए। अगर मैं नीचे वाली चीज को भी साथ देखता हूं तो फिर मैं कहता हूं नहीं, 4 से डिवाइड भी करना चाहिए। तो नेट रिजल्ट क्या आया, 2G 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें कि सिर्फ इतने सी स्टेटमेंट में फर्क पड़ा है कि वहां पे कहा गया था कि अर्थ एक्सपैंड हो रही है, यहाँ पे कह रहे हैं नहीं, अर्थ नहीं एक्सपैंड हो रही, कोई और प्लेनेट है जिसका रेडियस अर्थ के रेडियस से डबल है। सिर्फ इतना फर्क होने से और उसकी डेंसिटी बराबर है, थोड़ी सी कंडीशंस चेंज करते हैं तो एमसीक्यू का रुख बदल जाता है। एक जगह पे 2.45 आंसर था, अब कितना है, 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर है। स्क्रीनशॉट कर लिया जी? जी सर। हाँ जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया है, ए प्लैनेट हैज रेडियस ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। एक प्लैनेट है, उसका रेडियस अर्थ के रेडियस से दुगना है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी आर जो है उसके लिए क्या है, डबल है, जी सेम है। अब कोई पूछ सकता है कि जी आर अगर डबल हो गया तो जी सेम कैसे रहा है?
लेकिन दो केसेस आपने देखे ना, एक केस में जी कम हो गया था, एक में ज्यादा हो गया था। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आर को अगर आप डबल कर रहे हो तो आप कुछ इस तरीके से आर को वेरी करो कि मैस इतना बढ़े, बहुत ज्यादा ना बढ़े, इतना बढ़े कि जी बस सेम रहे। तो वो सवाल वाले ने दे दिया कि जी सेम है, आर डबल हो रहा है। अब हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं है, हमें एस्केप वेलोसिटी के लिए रिलेशन निकालना है कि एस्केप वेलोसिटी वहां पे कितनी होगी। तो एस्केप वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है? स्क्वायर रूट हाँ जी, एस्केप वो ऑर्बिटल हो तो जी आर आता है, और अगर एस्केप हो तो 2 भी साथ आता है। तो यहाँ पे 2 आएगा, जी आएगा और आर आएगा। अब देखें ये वो फार्मूला है जिसमें सारा कुछ हमारे रेलिवेंट है। इसके अलावा एस्केप वेलोसिटी का एक और रिलेशन भी होता है, एस्केप इज इक्वल टू ओवर जीएम ओवर आर। तो अगर यहाँ से आप देखें तो आपको तो नहीं पता मैथ्स कितना चेंज हुआ है, मैथ्स तो बताया ही नहीं हुआ, ना ही बताया गया फिक्स है। तो यहाँ पे आपको मैथ्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ये फार्मूला लगा के रिजल्ट निकालेंगे वो गलत होगा। तो आपको वो फार्मूला लगाना है जिसमें सिर्फ दो चीजें वेरी कर रही हो, बाकी सारा कुछ फिक्स हो। मसलन 2 भी फिक्स है और जी जो है वो सवाल में बताया हुआ है कि सेम है, ये भी फिक्स है। तो फिर एस्केप वेलोसिटी में और रेडियस में क्या रिलेशन हुआ जी? स्क्वायर रूट आर के साथ। जब एस्केप वेलोसिटी में और रेडियस के अंदर स्क्वायर रूट का रिलेशन है, इसका मतलब है कि अगर रेडियस डबल हो जाता है तो डबल का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। वो क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है। तो एस्केप वेलोसिटी बढ़ेगी कितने? स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है जी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी बढ़ जाएगी। पहले एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 11.2। अब 11.2 से अब आपको इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स बढ़ाना है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1.15.41। तो यहाँ से अब आपको कुछ अपनी अंदाजा करना है कि अगर 11.2 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11.2 आता है, तो ये तो नहीं हो सकता। 1.4 से मल्टीप्लाई करना है, 7.9 उससे भी कम है, जवाब ज्यादा आना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि 1.5 से मल्टीप्लाई करने से जवाब 11 से ज्यादा आना है, 22 से कम आना है। ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिसकी मैथमेटिकल सेंस बहुत ही वीक है, अदरवाइज आपको जस्ट अंदाजा हो जाता है कि ये 15-16 ही आना है। तो यहाँ से आप ऑप्शन सी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास ये अपनी नौयत के एमसीक्यूज में से ये पहला एमसीक्यू था। पहले 2 एमसीक्यूज का पेयर था, अब हम देख रहे हैं एस्केप वेलोसिटी का रेडियस के साथ रिलेशन। यहाँ पे अब रेडियस डबल हो रहा है, एस्केप वेलोसिटी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आ रहा है वो देख रहे हैं। तो एक केस में एस्केप वेलोसिटी जो है रेडियस बढ़ने से बढ़ गई है। तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट कर लिया होगा मेरा ख्याल आपने। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास स्टेटमेंट बदली है, ए प्लैनेट हैज रेडियस ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ हैविंग द सेम मास एज दैट ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मास को फिक्स कर लें। तो मास को अगर फिक्स करना है तो एस्केप वेलोसिटी का कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 2gm over r। तो अब देखिएगा कि 2gm over r अब आप फार्मूला लगा रहे हो और इसके अंदर देखो कि मास आपका फिक्स है। मैंने पहले भी बात नहीं की कैपिटल जी की, मेरा ख्याल है ये काफी अंडरस्टूड है कि कैपिटल जी तो होता ही फिक्स है ना, इसके बारे में तो इवन बताने की भी जरूरत नहीं। 2 जो है ये भी फिक्स है। तो एस्केप वेलोसिटी फिर डिपेंड किसके कर रही है? रेडियस के साथ, और क्या है? इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर मैं रेडियस को डबल करता हूँ तो स्क्वायर रूट जो एस्केप वेलोसिटी है वो क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है, कम होने वाली है? स्क्वायर रूट 2 टाइम्स कम हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो कम होना है, और स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स कम होना है। तो वी एस्केप ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 7.9। हाँ, तो ये आपके पास 7.9 किलोमीटर पर सेकंड आ गया। मतलब 11.2 से अब आपको कम करना है, 1.4 से डिवाइड करना है, तो 11.2 से छोटा एक ही नंबर है। और ये आपके पास जो है वो देखें, एक केस में रेडियस डबल हुआ तो एस्केप वेलोसिटी हमारी क्या थी? बढ़ गई थी पहले। अब हमारे पास रेडियस डबल हुआ है तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। अब हम 2 एमसीक्यूज इस तरह के कर चुके हैं, अब तीसरा एमसीक्यू इसी लाइन में है हमारे पास। सर अगर यहाँ पे ये पूछ लेता कि हमारे पास मैथ्स फिक्स है लेकिन साथ में जी को भी वेरी करता हो, तो फिर हम कुछ याद नहीं लगाते? हाँ जी, वो तो देखें जो कुछ भी पूछा जा सकता है वो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। एक हमने कर लिया, एक और हो गया। तीसरा जो पूछा जा सकता है वो ये है कि आपसे पूछा जाता है कि ए प्लेनेट हैज रेडियस ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी आर जो है वो डबल हो रहा है अगेन, लेकिन अब कंडीशन और होगी, एंड हैविंग द सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ अर्थ। अब डेंसिटी फिक्स है। पहले तो अब आप बताओ कि फार्मूला कौन सा लगाएं? 2gm over r वाला। 2gm over r वाला। अब आप मुझे बताएं कि क्या मास यहाँ पे फिक्स रहेगा, चेंज होगा?
चेंज होगा। आर डबल और रेडियस फिक्स रहे तो मैथ पे क्या रिलेशन फर्क पड़ता है? 8 टाइम्स होता है, वो हम पहले ही तीसरे एमसीक्यू में हम शायद कर चुके हैं उसको, तीसरा या चौथा था, आई होप तीसरा ही था। तो उसमें हमने ये देखा है कि मैथ 8 टाइम्स होता है। अब हमने यहाँ पे जो जो चीज चेंज हो रही है वो देखना है। मैथ कितने टाइम्स हो रहा है? यहाँ पे 8 टाइम्स हो रहा है। ऊपर जो चीज है मल्टीप्लाई हो रही है 8 से, नीचे कितने से मल्टीप्लाई हो रही है? 2 से। तो जी की वैल्यू देखने के लिए आपको देखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर ऊपर क्या आ रहा है? 8 टाइम्स आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है। सर जो ये 2 है इसको साथ को कंसीडर नहीं करेंगे? लेकिन जो फिक्स चीजें हैं उनको कंसीडर नहीं करना, मैंने पहले कई दफा बताया, ये फिक्स है इसको नहीं कंसीडर करना। ओके सर। जी जो है ये भी फिक्स है, इसको भी कंसीडर नहीं करना। जो वेरी करेगा सिर्फ उसको देखना है और उसके लिहाज से देख लेना है। अब ये तरीका जो है ना, मैं आपको चीज बताता चलूं, ये अगरचे साइंटिफिकली इतना साउंड नहीं है, लेकिन इसका फायदा क्या है? अगर आपने कहीं पे भी 40 सेकंड में एमसीक्यू सॉल्व करना है तो सिर्फ इसी तरह ही होता है। अगर आप कोई और चीज लगाते हैं जैसे एफएससी लेवल पे करते हैं, फिर 15 मिनट में हो जाएगा जो आपके पास न्यूमेरिकल में होता है, लेकिन 40 सेकंड में नहीं होता। तो 40 सेकंड में करने के लिए आपको जस्ट उस पे फोकस। बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, टाइम मैनेज हो गया था इसलिए। हाँ जी। तो यहाँ पे जो है हमारे पास मैथ 8 टाइम्स हो रहा है, रेडियस 2 टाइम्स हो रहा है। अब हम सिर्फ फर्क पे देख रहे हैं कि कोई चीज कितने गुना बढ़ी है। तो ऊपर स्क्वायर रूट है ये नहीं हमने भूल जाना। स्क्वायर रूट है, ऊपर 8 आया, नीचे 2 आया, तो क्या आया? स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2 के बराबर होता है। तो सॉरी यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, वो मेरा ख्याल आप लोगों ने नोट कर लिया, लेकिन मुझे बताई नहीं है क्या है बता। हाँ जी, यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहे थे ना, तो फार्मूला भी हमने एस्केप का ही लगाया, लेकिन सम हो जी लिख दिया। तो एस्केप वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स हो जाएगी। तो अगर 11.2 है पहले, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी करिए भाई, तो 11.2 किसी कमाई कौन है? कर ली। 22.4। तो 11.2 है, तो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22.4 कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं जी आप। हो गया? सर ये मैथ्स 8 टाइम्स कैसे हुआ है इसकी समझ? हाँ जी, वो मैंने ऑलरेडी बताया आपको। यहाँ से मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ आपको। ये वाला यहाँ पे मैथ्स 8 टाइम्स हुआ था हमारा, ये सारी हमने कैलकुलेशन की थी। अब हमने एक एमसीक्यू, हमारे जो एमसीक्यूज होते हैं ना उसमें देखा करें एक रिदम होता है, एक में जो रिजल्ट निकालते हैं वो आगे जाके हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने सारा बताया हुआ है कि मैथ्स 8 टाइम्स कैसे हुआ। ये थर्ड एमसीक्यू था। वो हो सकता है आपने लेट ज्वाइन किया हो, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और मैं साथ साथ बताता चलूँ कि नॉर्मली हम रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करते क्योंकि पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं इसके साथ, और खुद मेरे लिए भी मुश्किल होता है इस लिहाज से कि अब मुझे इसको पहले कंप्रेस करना पड़ेगा, फिर काफ़ी काम करना पड़ेगा। तो ये जस्ट ये सेशन की रिकॉर्डिंग में इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि डेमो सेशन का लिंक भिजवा दें, डेमो सेशन दे दें। तो मैं कहता हूँ कि चलो यूट्यूब पे एक सेशन पड़ा हो, जिसने भी डेमो देखना हो वो पहले खुद से देख ले। तो ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। स्क्रीनशॉट कर लिया जी इसका आपने? जी सर। हाँ जी, हमारे पास अब आगे एक और क्वेश्चन है कि एक वायर है, उस ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में एज इट इज़ आता भी है कि वायर है, रेजिस्टेंस आर है, तो उसको स्ट्रेच किया गया है लेंथ को डबल करने के लिए, तो उसकी रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा। तो स्ट्रेच करके हमने लेंथ को जो है वो डबल कर लिया है। तो हम रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ से अगर ये नतीजा निकालें कि जब वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं उसका रो फिक्स है, रो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि रो फिक्स है, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही। हम कोशिश करेंगे कि वायर को इसी तरह स्ट्रेच करें कि उसकी डेंसिटी वगैरह चेंज ना हो, उसका वॉल्यूम चेंज ना हो, तो फिर उसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी। अगर आपने वायर को इस तरह से स्ट्रेच किया कि उसके अंदर गैप्स क्रिएट हो गए, अंदर होल्स क्रिएट हो गए, अंदर एयर बबल्स क्रिएट हो गए, तो फिर उसकी डेंसिटी भी फिक्स नहीं रहेगी। तो आप जब इस एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये सोच रहे हैं कि वायर को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे कि उसकी डेंसिटी फिक्स रहे। डेंसिटी फिक्स रहने का मतलब है कि वॉल्यूम, मैस तो ऑलरेडी फिक्स है, तो फिर वॉल्यूम को भी आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो अगर आप वॉल्यूम को फिक्स कर देते हैं तो इसका मतलब है लेंथ चेंज होगी तो एरिया क्या चेंज होगा या नहीं होगा? चेंज होगा। तो यहाँ से अगर कोई बंदा यहाँ से नतीजा निकाल ले कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, तो वो जवाब गलत निकालेगा, सही नहीं निकालेगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा फार्मूला जो है वो होल्ड करेगा। तो यहाँ पे आप देखें कि
आप कोशिश करते हैं कि इक्वेशन को उस तरफ लेके जाएं जहां पे आपके पास कांस्टेंट चीजें आ रही हो। तो वॉल्यूम अगर फिक्स है तो वॉल्यूम आपके पास किसके बराबर होता है? एरिया टाइम्स लेंथ। यहां से एरिया किसके बराबर आ जाता है? वॉल्यूम ओवर लेंथ। तो अगर मैं यहाँ पे एरिया की जगह वॉल्यूम ओवर लेंथ पुट करता हूं तो रो एल आ रहा है ऊपर और नीचे एरिया के साथ वॉल्यूम आ गया, और लेंथ को मैंने नीचे डिवाइड करना था ना यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखें यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो फिक्स है। हमने रो अज्यूम किया था कि रो भी फिक्स है, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वॉल्यूम भी फिक्स है। अगर मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर हम इन दोनों चीजों को चेंज करवा देंगे फिर हमारे पास कोई तरीका नहीं होगा इस एमसीक्यू को सॉल्व करने का। तो बाज दफा हमें कुछ चीजें खुद से अज्यूम करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का और लेंथ के स्क्वायर का क्या रिलेशन हुआ? फिर डायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ से अगर लेंथ डबल होती है तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स होगी। डबल का स्क्वायर करेंगे ना तो 4 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे 4R आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा इस बात को कि एक और तरीके से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो, जब आप स्ट्रेच करवाओगे तो लेंथ क्या होगी? डबल होगी। जब आप स्ट्रेच करवाओगे एरिया क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाएगा। एक दफा रेजिस्टेंस डबल होगी इसलिए कि लेंथ डबल हुई है। लेंथ डबल हुई उससे रेजिस्टेंस डबल हो गई, R से 2R हो गई। एक सोचने का तरीका है। दूसरी दफा रेजिस्ट एरिया हाफ हुआ। जब एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस क्या होती है? ज्यादा होती है। फिर डबल हुई उस वजह से, तो 4R होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप उसी एक वायर को, देखिए वायर चेंज नहीं हुई है, वायर रिमेन्स, उसको जैसा बढ़ा रहे हैं, उसकी लेंथ डबल कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल एरिया पे तो कोई सर मेरा ख्याल फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप वायर तो चेंज नहीं कर रहे हैं ना, वायर मोटी है ना बारीक है, जैसे आप उसको स्ट्रेच करके लेंथ कर रहे हैं, उसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, देखें जब आप जो बात कर रहे हैं मैं उसका आंसर करता हूँ। जब आप किसी चीज को स्ट्रेच करवा रहे हैं तो उस केस में आपने कहा कि उसकी लेंथ डबल कर दी, वायर वही है। तो एक तो ये कि हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आप किसी चीज को स्ट्रेच करके देखें, जब आप स्ट्रेच करते हैं ना, अगर वो खासतौर पर स्ट्रेचेबल हो तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, बारीक हो जाती है। रबड़ है ना, खींचेंगे पतली हो जाएगी, उतनी मोटी नहीं रहेगी। एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने, मैंने आपको पहले उस चीज का आंसर कर दिया अपनी जगह, कि अगर आपने कहा कि जी स्ट्रेच हुआ एरिया वही रहा तो वॉल्यूम चेंज हो गया। शहबाज आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? जब आपने एरिया वही रखा है तो वॉल्यूम के साथ क्या हुआ? नहीं सर, अब एरिया तो सेम है ना, आप उसको वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली वाले जब वॉल्यूम डबल हो गया डेंसिटी क्या होगी? वॉल्यूम डबल होगा, डेंसिटी मास पर वॉल्यूम, डेंसिटी का ज्यादा बढ़ गई सर, बढ़ गई है। नहीं, डेंसिटी हाफ हो गई है। जी हाफ हो गई है। हाँ जी, जब डेंसिटी आप देखें, जिस मटेरियल की डेंसिटी भी वो नहीं रही, डेंसिटी एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, अगर वही बदल गई है तो फिर रेजिस्टिविटी क्या वो रहेगी? नो सर, बिल्कुल नहीं रहेगी। तो फिर तो एमसीक्यू हमारी डोमेन से ही बाहर निकल जाएगा। अब एमसीक्यू मैंने नहीं बनाया, ये पेपर में आता है, एज इट इज ही आता है। तो इस केस में जो है वो हमें ऐसी अजम्पशन लेनी है जिससे हम सॉल्व कर लें। जिस तरह आप कह रहे हैं ना, अगर उस तरह से फैलाएंगे तो फिर एयर बबल्स क्रिएट हो जाएंगे मटेरियल में, फिर उसकी डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, फिर उसकी रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी, और फिर ये फार्मूला अप्लाई ही नहीं हो सकेगा। तो हमने अप्लाई करना था, बहरहाल हमने एक उसका आंसर निकालना था। और जहां पे भी आप जिस बुक में भी देखेंगे यहाँ पे इसका आंसर 4R ही दिया गया होगा, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि एक वायर है, उसके 2 टुकड़े कर देते हो आप, तो रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होने जा रहा है? सेम रहेगी। अब देखें जरा यहाँ से कि अगर आप इक्वेशंस में लगे हुए हैं तो आप इस तरह का कैलकुलेशन कर सकते हैं, रो एल ओवर ए। यहाँ से आपने रो की वैल्यू निकाल ली, आर ए ओवर एल। अब आपने कहा जी 2 टुकड़े हो गए हैं तो रेजिस्टिविटी लेंथ के साथ रिलेट कर ली। तो अगर आप इस तरह रिलेट कर बैठते हैं, रिजल्ट गलत निकाल लेते हैं, और तो ये सारा गलत है। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, रेजिस्टिविटी क्या है? मटेरियल प्रॉपर्टी। तो जितनी भी मटेरियल प्रॉपर्टीज होती हैं उन पे ये इक्वेशंस नहीं लगाते आप, उनको हमेशा आप कहते हैं कि वो सेम रहती हैं, और ये सिर्फ चेंज कब होती है मटेरियल जो रेजिस्टिविटी है? टेम्परेचर पे। हाँ, सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज होगा तो चेंज हो सकती है, अदरवाइज ये सेम रहेगी। तो ये आपके पास ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। मतलब ये कि हर दफा आपने इसमें नहीं चले जाना। कई दफा आपसे पूछ लिया जाता है यंग्स मॉडल्स पे क्या फर्क पड़ेगा, कई दफा आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर वायर है उसको कट कर दिया 2 पार्ट्स में, सपोज डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, और कोई प्रॉपर्टी पूछ ली, थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा।
ये सारी प्रॉपर्टीज मटेरियल की हैं, इनको वायर के 10 टुकड़े कर देंगे, 20 कर देंगे, उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये रिमेन सेम रहेगी। तो इस तरीके से आज हमने जितने भी थे ना पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं, बाज दफा रिलेशन होल्ड ही नहीं कर रहा होता जैसे यहाँ पे है, बाज दफा रिलेशन उतना सादा नहीं होता, दरमियान में और वेरिएबल्स चेंज हो रहे होते हैं। ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस की हैं और इसका मकसद ये है कि अगर आप ये सेशन अटेंड कर लिया आपने, या फिर जो है कोई और पर्सन है जिसने नहीं अटेंड किया, वो ये सेशन अटेंड करेगा, उसके बाद वो हमारे साथ चलेगा, तो बहुत आसानी से स्मूथली चल सकता है। इस तरीके से अगर आप खुद भी तैयारी करते हैं तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा आपका जो है वो एक रेगुलर रूटीन बनी रहेगी। दूसरा ये है कि जब हम ग्रुप में डिस्कशन करते हैं हम हमेशा चीजें सीखते हैं, और इस तरीके से उम्मीद ये है कि आगे भी जो है वो हमारा प्लेटफॉर्म अल्लाह करे कामयाब रहे।